हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। कैसी है आपकी एनर्जी और कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज बतलाएंगे अभी तक आपने क्या सब पढ़ा है और क्या सब पढ़ने को है। अब आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर पीछे देख पा रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास। ये जो टॉपिक है बहुत ही लाजवाब टॉपिक है। चाहे आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, अदरवाइज आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक की जानकारी रखना आपके लिए जरूरी है। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम समझते हैं आखिरकार मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास क्या है, क्या होता है। ये इस चीज को आज के क्लास लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम आप सभी को स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विजन दलसिंहसराय पर, और अपने क्लास लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है जिसे आप कहोगे मॉलिक्यूलर वेट, या आप इसे कह सकते हो मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास तो इसका मतलब है मॉलिक्यूलर वेट, इट मींस आप इसे कह सकते हो अनुभार, या फिर आप इसे हिंदी में एक और नाम से जानते हो आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान। देखो, आज हम अनुभार निकालना सीखेंगे, या फिर आप कह सकते हो कि आणविक द्रव्यमान को निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले अनुभार को निकालने से पहले हमें यह जान लेना होगा कि अणु होता क्या है। अणु का भार इज कॉल्ड अनुभार। नहीं, अणु का जो भार होगा उसे ही हम लोग अनुभार कहेंगे। लेकिन आखिरकार अणु होते क्या है। अणु जो है ना, किसी पदार्थ का छोटा से छोटा कण होता है जिसमें पदार्थ के सारे गुण उपस्थित होते हैं। क्या कह सकते हो बच्चों अणु के लिए। अणु किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण होता है जिसमें पदार्थ के सारे गुण उपस्थित होते हैं और जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। जैसे मैं बात कर लूं, अगर मैं यहां लिखता हूं H, ये परमाणु है, और दो आपस में हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ जाएंगे तो ये अणु बन गए। यानी H2 क्या है? एक अणु है। यानी आप कह सकते हो कि अणु का निर्माण जो होता है ना, वो परमाणुओं से मिल होता है। अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे आप देख लो, मैं यहाँ पे लिखा नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन के परमाणु है। जब दो नाइट्रोजन के परमाणु आपस में जुड़े तो ये बन गए नाइट्रोजन के अणु। यानी अणु का निर्माण किस चीजों से होता है? परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण होता है। तो आप ये देख रहे हो हाइड्रोजन के अणु है, ये नाइट्रोजन के अणु है। इसी तरह से आप कह सकते हो, ये देखिए HCl के अणु है, ये देखिए CO2 के अणु है, ये NH3 के अणु है। ये हो गए अणु। तो इसी अणु के भार को कैलकुलेट करेंगे आज की क्लास में। इसका अनुभार हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप देख रहे होंगे अणु के भी प्रकार हैं। मेनली अणु जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को आप कहते हो समपरमाणविक अणु और दूसरे को कहते हो विषम परमाणविक अणु। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर समपरमाणविक अणु किसे कहते हैं। तो समपरमाणविक अणु वैसे अणु होते हैं जिसमें एक ही तत्व के परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन के जो दोनों परमाणु हैं वो एक ही तत्व हाइड्रोजन के ही है, ये आ जाएंगे समपरमाणविक के अंतर्गत। यहाँ आप देख पा रहे हो नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? दो, दोनों ही परमाणु नाइट्रोजन के हैं, तो ये भी समपरमाणविक के अंतर्गत आएगा। जैसे मैं लिखता हूं T4,
P4 जानते हो ना फास्फोरस। S8 सल्फर का सूत्र क्या होता है बच्चे, S8 याद कर लेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं बता दूं ये क्लास 11th और क्लास 12th नहीं है, ये बेसिक केमिस्ट्री है सभी बच्चों के लिए जो केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री को सीखना चाहते हैं, केमिस्ट्री में कुछ अच्छा कर दिखाना चाहते हैं, सभी बच्चों के लिए आज का वीडियो बहुत ही कारगर होने वाला है। तो आइए देखते हैं हम लोग। S8 ये सल्फर का अनुसूत्र है, सॉरी सल्फर का सूत्र है, ये P4 फास्फोरस का सूत्र है। तो मैं बता रहा था समपरमाणविक के बारे में। यहाँ जो फास्फोरस के 4 परमाणु, एक ही तत्व फास्फोरस ही है जिसके 4 परमाणु है, अर्थात ये समपरमाणविक हो गए। ये भी समपरमाणविक है। सल्फर के कितने परमाणु उपस्थित है, 8, एक ही तत्व सल्फर के परमाणु उपस्थित है। अगर हम बात कर लें विषम परमाणविक अणु में, विषम परमाणविक अणु कैसे अणु होते हैं, जिसमें भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स पड़े हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये हाइड्रोजन के परमाणु है, ये क्लोरीन के परमाणु है। तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 1। क्लोरीन के भी परमाणु की संख्या कितनी है, 1। आप देख पा रहे हो ना, हाइड्रोजन के भी परमाणु 1 है और क्लोरीन के भी परमाणु 1 है। तो दो अलग अलग तत्वों के परमाणु भी आपस में जुड़कर अणु बना सकते हैं। और ये जो अणु बना है HCl, ये एक विषम परमाणविक अणु है। फिर आप देख पा रहे हो CO2 भी एक विषम परमाणविक अणु है। आप तो अभी तक के क्लास लेक्चर में इसे देखा ही होगा, समझा ही होगा। आप बता सकते हो बच्चे इसमें किन किन तत्व के परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाए हैं। तो आप कह सकते हो कि सर इसमें तो कार्बन के परमाणु है और ऑक्सीजन के परमाणु है। तो फिर अगर मैं पूछ दूं, बताओगे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, मैं कार्बन की परमाणु संख्या नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो आपका ये अणु है, इस अणु में कार्बन के कितने परमाणु है। तो आप जवाब दोगे सर कार्बन के तो 1 परमाणु है। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, तो आप जवाब दोगे सर ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 2। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी हो गई, ऑक्सीजन परमाणु की जो संख्या है वो संख्या कितनी हो गई बच्चे, 2 हो गए। यानी इस यौगिक में या इस पदार्थ में या इस अणु में आप कहोगे सर टोटल परमाणु की संख्या कितनी है। आप अगर टोटल परमाणु की संख्या की बात कर ले तो सर टोटल परमाणु की संख्या है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, 1, और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2, तो कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 3। ठीक उसी प्रकार से आप देख रहे हो, आप जवाब दो NH3 किस प्रकार के अणु है, समपरमाणविक है या विषम परमाणविक है, आप जवाब दो बच्चे किस प्रकार के अणु है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें कि ये किस प्रकार का अणु है, समपरमाणविक है या विषम परमाणविक। बहुत सारे कमेंट स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप देखेंगे ये भी विषम परमाणविक अणु है, क्योंकि इसमें ये भी 2 परमाणुओं से, 2 भिन्न-भिन्न परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। एक तो नाइट्रोजन के परमाणु और दूसरा हाइड्रोजन के परमाणु है। तो आप बताएंगे नाइट्रोजन के कितने परमाणु है, तो जाहिर सी बात है इसमें नाइट्रोजन के 1 परमाणु है और हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 3। तो इस अणु में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 1 तो हो गए नाइट्रोजन के परमाणु और 3 हो गए हाइड्रोजन के परमाणु। 1 + 3 यानी कि कुल मिला के कितने परमाणु हो गए, NH3 में 4। तो आशा करते हैं कि आपने अणु को समझ लिया होगा। यदि आप अणु को समझ लिए हैं तो आज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है अनुभार। अनुभार क्या है, अनुभार का मैंने एक नाम और भी बताया, इसे आप आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हो। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि अनुभार क्या है, मैं कलर चेंज कर लूं, मुझे रेड पसंद है, शायद आपको भी पसंद होगा। अनुभार जिसको मॉलिक्यूलर वेट कहते हो या फिर मॉलिक्यूलर मास कहते हो। अनुभार क्या है, अनुभार किसी पदार्थ के, मैं एक बात कहूंगा, जब आप हमारे इस लेक्चर को देख रहे हैं तो पढ़ाई करते समय, लेक्चर को देखते समय आप अपने नोटबुक और पेन को निकाल के रेडी रहे, ताकि जो चीजें समझ में आ रही है अच्छी बात है, और जो चीजें समझ में नहीं आ रही है उसे कॉपी में नोट करें। कभी भी किसी को छोटा मत समझना चाहिए, चाहे वो टॉपिक हो या इंसान। नहीं, कहा गया ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। कभी भी किसी चीज को अपने से कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, एक चींटी भी हाथी को परेशान कर देता है। तो बच्चे याद रखें, कॉपी कलम के साथ अपने स्टडी को जारी रखें, और आपके स्टडी में 4 चांद लगाने के लिए आपका केमिस्ट्री एजुकेटर चांसी सर हमेशा आपके साथ है। बस आपका सहयोग, आपका प्यार इसी तरह
हमेशा हमारे साथ, हमारे विजन, केमिस्ट्री विजन के साथ बना रहे। और मैं आपको निश्चित रूप से एक दिन चंद्रमा का भी सैर कराऊंगा, चलेंगे दोनों आदमी चांद पे भी। अनुभार, अनुभार क्या है? अनुभार किसी पदार्थ की वह संख्या है, किसी पदार्थ की वह संख्या है जो हमें बताती है कि, जो हमें बताती है कि किसी पदार्थ के या किसी पदार्थ का एक अणु का भार एक अणु का भार कार्बन 12 के कार्बन 12 के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। कितना गुना भारी है। चलो बच्चे देखते हैं। क्या बताया मैंने? अनुभार किसी पदार्थ की वह संख्या है, अनुभार जो है ना, किसी पदार्थ की वो संख्या है जो हमें क्या बतलाती है? जो हमें बताती है कि किसी पदार्थ के एक अणु का भार कार्बन 12 के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। कोई भी पदार्थ है, उसका अगर एक अणु है हमारे पास, जैसे CO2 है, इसका एक अणु जो है, एक अणु है, ये कार्बन 12 के 12वें भाग से कितना गुना ज्यादा भारी है। कार्बन 12 का मतलब क्या हुआ बच्चे? आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर कार्बन 12 का क्या मतलब है? कार्बन 12 का मतलब है, कार्बन 12 का मतलब है वैसे कार्बन की बात की जा रही है जिसका परमाणु भार 12 है। आपने कार्बन के समस्थानिक को पढ़ा होगा, C612, C613, C614। कार्बन इस तीनों रूप में रहते हैं। ये वैसे कार्बन की बात चल रहा है जिसका परमाणु भार 12 है। दोनों में आप देख रहे हो परमाणु संख्या 6 है, लेकिन ये वैसे कार्बन है जिसका परमाणु भार कितना है? 12 है। ये वैसे कार्बन है जिसका परमाणु भार 13 है, और ये वैसे कार्बन है जिसका परमाणु भार 14 है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? वैसे कार्बन की बात कर रहा हूं जिसका परमाणु भार कितना है? 12 है। तो अनुभार आपने सीखा कि अनुभार क्या है। तो अनुभार किसी पदार्थ की वह अनुभार किसी पदार्थ की वह संख्या है जो हमें बताती है, क्या बताती है भाई? कि किसी पदार्थ के एक अणु का जो भार है ना, वो कार्बन 12 के 12वें भाग से कितना गुना ज्यादा भारी है। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे ज्ञात कैसे करेंगे? तो आइए इसे ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, एक नोट हेडिंग लगा लेना बच्चे आप। किसी पदार्थ का या यौगिक का किसी पदार्थ या यौगिक किसी पदार्थ या यौगिक का अनुभार ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए उसमें उपस्थित उसमें उपस्थित सभी तत्वों के सभी तत्वों के उसमें उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु भारों को
या परमाणुओं के भारों को जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है। मैंने क्या बताया, अगर आप किसी पदार्थ का या यौगिक का अनुभार को निकालना चाह रहे हो तो अनुभार को निकालने के लिए क्या करना है, उस पदार्थ में उपस्थित जितने भी परमाणु है, उस पदार्थ में उपस्थित सभी किसी पदार्थ या यौगिक का अनुभार ज्ञात करने के लिए उसमें उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार को क्या करना, आपस में जोड़ देना है। सही है, जितने भी तत्व हैं उसके जितने भी परमाणु हैं उनके परमाणु भारों को आपस में जोड़ देना है, और अगर आप उसे जोड़ देते हो तो वो आपको परमाणु भार, अगर सभी तत्वों के परमाणु भारों को आपस में आप जोड़ देते हो तो आपको अनुभार प्राप्त हो जाता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स को करके दिखलाता हूं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगर आपको कहा जाए, मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स लिया था, अगर आपको इसमें कह दिया जाए कि बताइए, आपको कैलकुलेट करना हो, क्या कैलकुलेट करना हो, CO2 का अनुभार, क्या कैलकुलेट करना हो, CO2 का अनुभार कैलकुलेट करना हो। CO2 का अनुभार कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो आपको इसमें यह देखना होगा कि आखिरकार इसमें कौन कौन से तत्व के परमाणु उपस्थित है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है, इसमें दो तत्व के परमाणु उपस्थित है, पहला कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। कार्बन के कितने परमाणु है, तो आप देख पा रहे हो कार्बन के एक परमाणु है और ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, दो परमाणु है। इन दोनों तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भारों को यदि आपस में जोड़ देते हो तो आपको इस अणु का या इस पदार्थ का या इस यौगिक का क्या पता चल जाएगा, अनुभार पता चल जाएगा। उसके लिए आपको तत्वों के परमाणु भार याद होने चाहिए, और ये चीज क्लास 9 से आपको सिखाया जाता है कि बच्चे तत्व, उनके संकेत जिसे आप सिंबल कहते हो, और उनका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या और उसका एटॉमिक वेट, परमाणु भार आपको याद होने चाहिए। और यदि आपको याद नहीं है और आप क्लास 11th और 12th में हो तो जल्दी से अभी जाओ क्लास 9th की केमिस्ट्री की बुक पलटो और वहां से इन सारे टॉपिक्स को कवर करो। फिलहाल मैं कुछ इंपोर्टेंट तत्वों के परमाणु भारों को बतला देता हूं ताकि आप इस चीजों को कर सको। मैं बतला दूं, चलो नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूं मैं। कुछ प्रमुख तत्वों के परमाणु भारों को मैं बतला रहा हूं, आप देखोगे। जैसे परमाणु भार और इधर मैंने लिखा तत्व। जैसे हाइड्रोजन मालूम होना चाहिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, एक। कार्बन, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12। मैं पहले ही कह दिया सभी तत्वों का नहीं लिख रहा हूं, आपके लिए जो इंपोर्टेंट है, जिसका यूज आपको लगभग लगभग प्रत्येक क्लास में देखने को मिलेगा, जो इंपोर्टेंट है मैं सिर्फ उन्हीं का लिख रहा हूं। कार्बन के कितने हो गए, 12। नाइट्रोजन का परमाणु भार 14। ऑक्सीजन का कितना हो गया बच्चे, 16। नियन, नियन का कितना हो जाएगा, 20। सोडियम, सोडियम का 23। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा परमाणु भार, 24। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का परमाणु भार बताओगे, 27। एल्यूमिनियम के बाद आपका हो गया फास्फोरस, फास्फोरस का परमाणु भार बताओगे, 31। चलो, फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर का परमाणु भार 32। ये बेटा तत्व है और ये इसके परमाणु भार है। सल्फर, सल्फर के परमाणु भार कितने हो गए, 32। क्लोरीन, क्लोरीन के परमाणु भार कितने हो गए बच्चे, 35.5। क्लोरीन के बाद आप याद कर लो पोटासियम, पोटासियम का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 39। कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 40। कैल्शियम के बाद आप याद रख लो, कैल्शियम हो गया ना, कैल्शियम के बाद आप याद रख लो Fe, Fe का एटॉमिक वेट हो जाएगा आपका 56। क्रोमियम याद रख लो, क्रोमियम का एटॉमिक वेट हो जाएगा 52। ऑर्डर में अगर कहते हो लिखने के लिए तो पहले क्रोमियम लिख दे रहा हूं। गलत नहीं था,
बस एक सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए मैंने ऐसा किया है। अगर आप क्रोमियम की बात कर लोगे 52, अगर आप Fe की बात कर लो, Fe का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? क्या हो गया भाई? Fe का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 56। कॉपर को तांबा कहते हैं, कॉपर का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 63.5। जिंक जिसे आप जस्ता कहते हो 65.3 होता है, आप 65 अप्रोक्स ले सकते हो आप। Zn हो गया। उसके बाद आप रख सकते हो एजे का कितना होता है? 108। एयू का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 197। अगर आप इतने को याद रखते हो, अगर आप इतने को याद रख रहे हो तो आप इसे इजिली कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसे याद रखना। अगर आप इसे याद नहीं रखते हो तो फिर आप मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास की गणना नहीं कर सकते हो। तो आइए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या दिया था मैंने क्वेश्चन? मैंने आपको क्वेश्चन दिया था पहला, CO2। अगर CO2 का आप अनुभार निकाल रहे हो, CO2 का अनुभार निकालना है, तो आप गौर से देखो कार्बन के कितने परमाणु हैं? कार्बन के कितने परमाणु हैं? 1। कार्बन का कितना होता है परमाणु भार? 12। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना बताया हमने? 16। फिर क्या बताया हमने कि किसी यौगिक में या पदार्थ में उपस्थित प्रत्येक तत्वों के परमाणु भारों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 12 + 16 दूनी 32, तो ये हो गया 44। आप इसका यूनिट लगा देंगे AMU। AMU का मतलब पता है ना? नहीं पता है? चलो मैं बता दूं नोट करके। AMU का मतलब होता है, AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। आप इसे कह सकते हो परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या कह सकते हो इसे? परमाणु द्रव्यमान इकाई। AMU कह लो, एटॉमिक मास यूनिट कह लो, या फिर परमाणु द्रव्यमान इकाई कह लो। ठीक है, तो ये हो गया। CO2 का कितना निकल के आया? 44 AMU। चलो मैं कुछ क्वेश्चन को करके दिखलाता हूं ताकि आप इजीली इसे समझ सको। जैसे अगर मान लो हमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड पता है ना, SO2, अगर हमें SO2 का अनुभार निकालना है या फिर आणविक द्रव्यमान निकालना है, अनुभार ही नहीं आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हो आप। कैसे निकालेंगे बच्चे? तो सबसे पहले आपको देखने पड़ेंगे सल्फर के कितने परमाणु है। आप देख पा रहे हो एक है, नहीं कुछ है तो एक है, एक परमाणु है। सल्फर का परमाणु भार बताओगे 32, प्लस देखो ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 2, और ऑक्सीजन का परमाणु भार बताओगे कितना? 16। तो 32 × 32 प्लस 16 दूनी 32, ये कितना निकल के आ गया? 64 AMU। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल को कर लो आप लोग। आप एक प्यारा सा क्षार का नाम जानते हो NaOH, ये क्षार है ना। अगर आपको इसका अनुभार, बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे बच्चे इस टाइप के, अगर आपके NaOH का अनुभार निकालना हो, चलो मैं आणविक द्रव्यमान भी लिख दूं ताकि आपके मन में कंफ्यूजन ना रहे, या फिर आणविक द्रव्यमान निकालना हो तो कैसे करेंगे आप? इसकी आणविक द्रव्यमान को कैसे आखिरकार कैलकुलेट करेंगे बताएंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप देख पा रहे हो NaOH, Na के कितने परमाणु है? सोडियम के कितने परमाणु है? तो एक परमाणु है। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23, प्लस हाइड्रोजन का बताओगे कितने परमाणु है? एक, हाइड्रोजन का परमाणु एक होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु भार एक होता है। प्लस आप देख पा रहे हो सोडियम के बाद मैंने हाइड्रोजन ले लिया, बीच में ऑक्सीजन छोड़ दिया। आप ऑक्सीजन को भी जोड़ लो, और ऐड है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सीक्वेंस को ही मेंटेन करना चाहते हो तो चलो मैं सीक्वेंस को मेंटेन कर दूं। पहले ऑक्सीजन का ही ले लो, ऑक्सीजन कितने हैं? 1, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16, प्लस हाइड्रोजन के कितने परमाणु है? आप देख पा रहे हो एक परमाणु है, और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1, ये हो जाएगा 23 + 16 + 1, ये कितने निकल के आ जाएंगे? 40 AMU। तो
तो अगर आपसे कोई पूछता है बताइए NOH का अनुभार कितना है या आणविक द्रव्यमान कितना है, तो आप 40 एटॉमिक मास यूनिट कह सकते हो, 40 एटॉमिक मास यूनिट या परमाणु द्रव्यमान इकाई। चलते हैं कुछ मजेदार क्वेश्चन की ओर। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफी मददगार साबित होने वाला है आपके न्यूमेरिकल्स में, और ये सभी का जगह जगह पर यूज होता ही है, इसलिए आप इसे एक बार कैलकुलेट कर लें और माइंड में भी रखें। जैसे मैं देख लेता हूं कितने क्वेश्चन हुए हैं अभी तक, चलो ऐसे ही लगा दो। अगर आपको सुक्रोज जानते हो, सुक्रोज किसको कहते हैं? चीनी को। बताओगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, चीनी का सूत्र बताओगे? सुक्रोज क्या होता है बताओगे? C12 H22 O11, ये सुक्रोज है। अगर इसका आपको अनुभार कैलकुलेट करना हो तो कैसे अनुभार कैलकुलेट करेंगे, तो देख लो। अगर इसके अनुभार को कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे इसके अनुभार को कैलकुलेट? कार्बन के कितने एटम है? 12। कार्बन का परमाणु भार बताओगे बच्चे? कार्बन का परमाणु भार बताओगे कितना होता है? 12 प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम है? 22, और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है? 11, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16। 12 गुना करोगे 144 प्लस 22 16 176। अगर आप इसे कैलकुलेट कर लेते हो तो 342 आ जाएगा, 342 AMU। क्लियर? तो ये आपका किसका निकल गया? सुक्रोज का। आप एक बहुत बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन में एक और दे रहा हूं आपको, एक और करके बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा और फिर आप उसे करके आएंगे। ग्लूकोज बताओगे? अभी कौन सा सीजन है बच्चे? गर्मी का। सभी बच्चे ग्लूकोज लेते होंगे, ग्लूकोज पीते होंगे, तो चलिए देखते हैं ग्लूकोज का बताएंगे सूत्र क्या होता है। C6H12O6। ग्लूकोज अगर इसका आपको अनुभार कैलकुलेट करना है, इसके अनुभार को कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे? आप देख लो। कार्बन के कितने एटम है? 6। कार्बन का एटॉमिक वेट बतलाएंगे आप 12 प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम है? 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट बतलाएंगे 1। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 6, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16। तो ये क्या हो जाएगा? 72 12 96। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 180। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, मेरा कैलकुलेटर थोड़ा सा फास्ट है, आशा करते हैं आपका भी कैलकुलेटर फास्ट हो जाएगा यदि आप मेरे साथ काम करेंगे तन और मन से। तो चलिए आज के इस सेशन में हमने कंप्लीट किया कि किसी भी यौगिक के किसी भी अणु के अनुभार को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहता हूं और बार बार कहता हूं, हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, साथियों हम केमिस्ट्री विजन वाले हैं। तो चलिए, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से अपने मित्रों से शेयर करें। गुड बाय, थैंक्स, सी यू अगेन।